कैसे हो आप? मैं बिल्कुल ठीक। आप कैसे हैं? हम भी बहुत अच्छे हैं। आई नो आपका स्केड्यूल बहुत बिजी है। थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आउट द टाइम फॉर दिस। जी 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 जी, थैंक्स थैंक्स लॉट। मैं तो एक बार टाइम दे के मिस कर गया। हाँ, सिम- बट कुछ नहीं होता। आई नो दैट आपका स्केड्यूल बहुत बहुत बिजी है, सो यू नो दैट्स नो प्रॉब्लम एट ऑल। तो Manoj ji, whoever will join us today and whoever watches the interview later, आपका introduction तो I don't think anybody really needs. But even then, I'd like to tell our audience that Manoj ji is an Indian politician. He's the former BJP president, a member of parliament from Northeast Delhi, but also a very very popular singer and actor. In fact, उन्होंने भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री को रिवाइव करने में बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है। सो थैंक यू अगेन मनोज जी आपके टाइम के लिए। आज आपकी सिमर। आपकी जर्नी बहुत इंटरेस्टिंग रही है। आपने फिजिकल एजुकेशन की ट्रेनिंग करी, फिर आप गायकी में गए, फिर एक्टिंग एंड नाउ पॉलिटिक्स। तो आपका गायकी में इंटरेस्ट कैसे आया और आपने कब सोचा कि प्रोफेशनली आप ये करना चाहते हैं? बेसिकली हम लोग गांव के लोग हैं। मेरा जो मूल गांव है वो बिहार में है, जहां से जगजीवन राम जी होते थे, शेरशाह सूरी होते थे। तो वहीं का रहने वाला हूं मैं। और हमने हाई स्कूल तक की पढ़ाई हमने बिहार में करी। हम्म। तो हम लोगों के गांव में ही अ, दुर्गा पूजा में रामलीला का और ये संगीत का चलन था। हम्म। हम सभी गांव के लोग उसमें भाग लेते थे, आज भी ऐसा चलता है। तो वो हम लोगों के लिए पाठशाला बन गई और एक इंटरेस्ट आ गया। तो अब वो अंदर अंदर पड़ा हुआ था। फिर हम लोग जब बाहर अपने स्टेट से बाहर निकले तो हम यूपी में आए। हाई स्कूल के बाद इंटरमीडिएट से वहाँ पढ़ाई करने लगे। तो एक समय था जब हम लोग कुछ पढ़ लिख के ही कुछ बनना चाहते थे, लेकिन जो हमारा सिंगिंग था जो गांव से चल रहा था, हम्म। वो मुझे थोड़ा लोगों से डिफरेंट कर दिया। और मेरा ये मानना है कि सिर्फ टैलेंट होना आवश्यक नहीं है। टैलेंट को सही समय पे मंच मिल जाए, तो उसको एक एक्सपोजर मिल जाए, हम्म। तभी वो खिलता है। तो हम लोग सौभाग्यशाली थे कि 4-5 साल के स्ट्रगल में हम लोगों को चांस मिल गया। हम्म। 4-5 साल। हाँ, अभी तो लोग 4-5 महीना भी स्ट्रगल नहीं करना चाहते हैं। that's true. तो फिर सिंगिंग से हमें पहचान मिली। फिर हम लोग करीब में 7 साल केवल सिंगिंग के बाद सिनेमा की तरफ रुख किया। हम्म। और 7 इयर्स सिंगिंग में हम लोग सिंगिंग सुपरस्टार बन चुके थे, सिमर। हम्म। और उसके बाद हम लोगों की फिल्म की जर्नी शुरू हुई। आई थिंक आपका वीडियो रुक गया है। मनोज जी आपका वीडियो और ऑडियो दोनों रुक गया है। आई डोंट नो इफ आई एम ऑडिबल। मनोज जी आपका ऑडियो म्यूट पे है। अभी आया? अभी आया, हाँ जी। हाँ जी। हाँ, मैंने वो तब बीच तक में। सुना जब आपने बोला कि आपने फिर 7 साल सिंगिंग करा एंड देन एक्टिंग में आप गए। हाँ, फिर हमने 2003 में हमने फिल्म करी। हम्म। 1996 में हमें सिंगिंग ब्रेक मिला। हम्म। और मुझे सिंगिंग ब्रेक
गुलशन कुमार जी की कंपनी से मिला। तो वो एक बड़ी कहानी है। वो जो 4 साल का स्ट्रगल है, उसको तो कभी उस पे किताब लिखूंगा हाँ, तो लोगों को, हमारे जैसे बहुत सारे स्ट्रगलर्स को उसमें एक रास्ता मिलेगा कि हम्म, जीवन में धैर्य से आगे बढ़ना, मौके की तलाश करना कितनी बड़ी ताकत है, हम्म। तब पता चलेगा। तो 2000 2003 में हमने फिल्म करी, और जो पहली हमारी फिल्म थी उसका नाम था ससुरा बड़ा पैसे वाला। हम्म, तो उस फिल्म ने सभी ऑल टाइम रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया। हम्म, वो फिल्म तो हम लोग 40 लाख में ही बनाए थे, लेकिन उसका बिजनेस 48 करोड़ का हुआ और गोल्डन जुबली हुई। हम्म, 21वीं शताब्दी में गोल्डन जुबली होना फिल्म का, वो मैं समझता हूँ किसी दूसरी फिल्म को शायद वो चांस नहीं मिला 21वीं सदी के, हम्म, क्योंकि इतने सारे साधन है, टीवी है, मोबाइल में आप इंटरटेन होते हो, फिर भी सिनेमा हॉल में हम्म, 2004 मई में लगी फिल्म 2005 तक चलती है, एक ही हॉल में वाह, चारों शो। तो ये अपने आप में कुछ पब्लिक का एक अलग प्यार था। हम्म। और फिर उसके बाद जो जो भी समय आया, तो हम लोगों ने उसका सदुपयोग किया। हमने 2013 में बीजेपी ज्वाइन किया। तो आपने ये जो आपकी जर्नी इनटू पॉलिटिक्स है, आपने कभी सोचा था पहले से कि, बिकॉज बहुत लोग होते हैं जिन्हें लगता है जब वो यंग होते दैट लेटर ऑन एट सम पॉइंट चलो मैं करना चाहूंगा पॉलिटिक्स। सो वाज दिस एवर ऑन योर माइंड, या मतलब जैसे जैसे चीजें आती गई वैसे वैसे आपकी जर्नी उस तरफ नहीं मुड़? नहीं, मेरा सिमर, मेरा राजनीति में आना एक घटना ही है। हम्म, और वैसे तो मैं 2009 में भी चुनाव लड़ा था। हम्म। समाजवादी 2009, पार्टी के साथ। हाँ। हम्म, तो वो मेरा डिसीजन जो है, वो मैच्योर डिसीजन नहीं था, वो तो एक इंसिडेंट हो गया। हम्म, अमर सिंह जी अब संसार में नहीं रहे। मैं उनको बहुत अच्छी यादों में है हमारे। हम्म, तो मैं अमिताभ बच्चन के साथ फिल्म कर रहा था, गंगा, हम्म, और उसी समय वो दोनों बहुत दोस्त होते थे। तो वो एक ऐसा सिचुएशन बन गया कि मुझे, मैं एक प्रकार से कह सकता हूँ कि मुझे जबरदस्ती उसमें ढकेल दिया गया। हाँ, मेरा कहीं से कोई मन नहीं था, न कोई तैयारी थी, न जानकारी थी। हम्म, लेकिन जो चुनाव में लड़ा उसमें मुझे सीखने को बहुत कुछ मिला। ये सीखने को मिला कि पॉलिटिक्स इज नॉट पार्ट टाइम गेम, एंड पॉलिटिक्स इज नॉट अ गेम हम्म, और नॉट पार्ट टाइम। हम्म, तो फिर मैं निकल गया, 2009 से अपने काम में लगा रहा। 2012 में मैंने पहली बार नरेंद्र मोदी जी के पक्ष में हम्म, बयान दिया एज एन आर्टिस्ट, हम्म, जब उनका नाम पीएम के लिए चलने लगा। हम्म, हम्म, तो मुझे दिल से ऐसा लगा कि अ, अगर वास्तव में कुछ सोसाइटी में चेंज होना है तो किसी ऑनेस्ट व्यक्ति को, विजनरी व्यक्ति को, और अपने देश से प्यार करने वाले व्यक्ति को, देश के लोगों से प्यार करने वाले व्यक्ति को, बिना किसी कास्ट कम्युनिटी का ध्यान रखे हुए सबको, सबके लिए अच्छा सोचने वाले व्यक्ति को आना चाहिए प्रधानमंत्री पद पे। तो मैंने उनके लिए, उस समय जो चैनल्स थे उसमें एक बड़े पत्रकार मेरे परिचित होते थे, मैं उनका नाम भी लेना चाहूंगा, उमेश कुमावत। ओके, वो उस समय बहुत सीनियर पत्रकार थे। स्टार न्यूज होता था, एबीपी न्यूज बाद में हो गया स्टार न्यूज। यस, तो मैंने उनको मोदी जी के पक्ष में बयान दिया, और उन्होंने बहुत प्रमुखता से उसको चलाया। हम्म, उसके कुछ दिन बाद लता दीदी ने भी मोदी जी के पक्ष में बयान दिया। हम्म, तो फिल्म इंडस्ट्री में थोड़ा रहते हुए वर्तमान सरकार के खिलाफ जाना बड़ा दुस्साहस माना जाता था। हम्म, हम्म, तो वो लोग परेशान करते थे तरह तरह से, इनकम टैक्स नोटिस का
डर दिखाना और ये तमाम, तो मैंने वो हिम्मत करी थी और वो इतना चल गया कि बाद में फिर मुझे बीजेपी से एक प्रपोजल आया और मैं 2013 में साल भर की अपनी मानसिक उथल पुथल के बीच हमने ज्वाइन कर। लवली। तो मनोज जी, आपको आपकी फर्स्ट परफॉर्मेंस याद है क्या? आपकी जो फर्स्ट पब्लिक परफॉर्मेंस थी एज अ सिंगर, आपने? जी बिल्कुल याद है। मेरा फर्स्ट पब्लिक परफॉर्मेंस बहुत बड़े लेवल पे था और जुगाड़ से था। ओके। जुगाड़ से था क्योंकि मैं उतना डिजर्व नहीं करता था, लेकिन मैं नेताजी सुभाष चंद्र इंडोर स्टेडियम कोलकाता, जहाँ पे याराना फिल्म की शूटिंग हुई है, अमिताभ बच्चन ने वहां शूट किया था गाना, और वो हमारे पूरे देश का एक ऐसा हॉल है जहाँ 20,000 लोग बैठते हैं एक साथ। तो वहां मेरे जीवन का पहला शो 3 अक्टूबर 1992 को हुआ था। मुझे डेट भी याद है, मुझे ईयर भी याद है। और ये आपकी फर्स्ट पब्लिक परफॉर्मेंस थी ऑन सच अ बिग स्टेज। सच अ बिग स्टेज, और मेरा पूरा ग्रुप था, उसमें 3-4 सिंगर थे। तो मेरे अलावे सबके ऊपर अंडे टमाटर आ गए थे। तो मैं वहां भी जुगाड़ से तो गया था, लेकिन मैं पसंद किया गया, और फिर मैं उस साल के बाद से मैं लगातार 18 साल वहां हर साल गाया नेताजी स्टेडियम। तो उस समय वो एक बहुत बड़ी फेमस सिंगर होती थी, सिंगिंग और डांसिंग दोनों करती थी वो लोग, चांद बिजली। इट वाज सुपर डुपर नेम इन बिहार, यूपी। आपका वापस पॉज हो गया वीडियो। मुझे सुन रहे हो? हाँ जी, अब आ रहा है। तो मैं वो उतने बड़े वो तूफान परफॉर्मर थे लोग। तो उनके सामने हम लोगों का जो 1-1.5 घंटा हमने लिया था, उसमें मैं पसंद किया गया, और फिर आगे मेरी, हालांकि उसके बाद भी मुझे एल्बम तक आने में 4 साल लगा। 4 साल। तो मनोज, आपने अर्लियर मेंशन करा था कि आपने बहुत स्ट्रगल करा था अपने इन 4 years में टू एस्टैब्लिश योरसेल्फ। तो ऐसी कौन सी, इज देयर समथिंग स्पेसिफिक जो आपको याद है, जो आपको लगा बहुत चैलेंजिंग था? और अगर ऐसी कोई चीज है जिससे न्यूअर जो यंग आर्टिस्ट हैं आज, वो कुछ अगर आपकी जर्नी से सीख सकते हैं, तो आपको क्या लगता है वो होगा? अब एक तो होता है ना कि जब आप शुरू में गाना शुरू करते हो तो आपके जो एकॉम्पनिस्ट होते हैं, जो तबला बजा रहा है, ढोलक बजा रहा है, सिंथेसाइजर बजा रहा है, वो जब तक उसको नहीं पता चलता है कि ये सिंगर बहुत बड़ा है, तब तक उसका मन नहीं लगता। वो अच्छा होता है तो वेस्ट नहीं करना चाहता अपने को, वो भी अच्छे सिंगर के साथ परफॉर्म करना चाहता है। वो हमारे लिए एक बड़ी समस्या थी। तो मेरे साथ ऐसा भी होता था कि मैं प्रोग्राम में मैं सिंगर होता था, और मुझे ही बोलते थे जरा मेरा हारमोनियम उठा लो। तो मैं उनको बिना जवाब दिए मैं ये करता था। सपोज हम लोग ट्रेन में उतर रहे हैं, तो अब टीम का तो हेड मैं ही था, तो पैसा मुझे ही खर्च करना था। तो कई बार मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, अब आ रही है वापस, बीच में ऑन ऑफ हो जाता है। तो मैं कह रहा था कि जब हम लोग ट्रेन से कभी उतरते थे, तो हम लोग अपनी टीम के लिए थोड़ा मोड़ा
आपने मेरी बात सुनी? नहीं, सॉरी। मैं बोल रहा था कि जब हम लोग ट्रेन से कहीं जर्नी करते थे परफॉर्मेंस के लिए, हम्म। तो हम लोग टीम हेड होते थे तो खुद ही कुली का भी काम कर लिया करते थे, वो भी स्ट्रगल था। हाँ, और इस आर्टिस्ट में तरह से ईगो नहीं होनी चाहिए। अब ईगो के साथ साथ पैसा भी तो देना पड़ता था ना, क्योंकि टीम हेड में था तो मुझे ही हाँ, देना था। हाँ। प्लेटफॉर्म पे थोड़ी हम लोग को इतना जानते थे लोग कि कौन है, तो वहां हम्म, पे अपना किसी तरह टीम को एकजुट करना था, हम्म, तो ये काम भी कर लिया जाता था। और उसके बाद एक बड़ा स्ट्रगल था कि हमारा एल्बम निकले। हम्म, जब तक एल्बम उस समय नहीं आता था तब तक लोगों का चर्चा नहीं होता था। हम्म, और उस समय गुलशन कुमार जी की कंपनी आई थी, टी सीरीज सुपर कैसेट इंडस्ट्रीज। तो उनका भी एक अलग कहानी चलता था, बहुत स्ट्रगल करके आए थे। तो हम लोगों ने वो जो 3-4 साल हमारा एल्बम निकल जाए कंपनी में, ये बहुत बड़ा एक स्ट्रगल था, जिसमें मुझे 4 साल लगे। ओके। मनोज जी, दोनों पॉलिटिक्स और परफॉर्मेंस आर्ट्स में, मतलब द मेन थिंग इज दैट आपको लोगों से रेजोनेट करना होता है, उनकी चाह समझनी होती है। तो ऐसी कुछ चीजें हैं जो आपको लगता है आपने अपने परफॉर्मेंस आर्ट करियर से ली, जो आप पॉलिटिक्स में यूज करते हैं, बी इट मतलब स्पीचेस के अंदर, या लोगों से इंटरेक्ट करने में, या इन जनरल एनीथिंग एल्स दैट यू थिंक आपने अपने सिंगिंग करियर से पॉलिटिकल करियर में इस्तेमाल करी है? देखिए, एक बहुत अच्छी बात आपने कही कि पॉलिटिक्स हो या परफॉर्मेंस हो, सिंगिंग परफॉर्मेंस हो, दोनों में पब्लिक का तो नब्ज समझना ही पड़ता है। हम्म, तो वो काम तो आता है हम्म, कि आप लोगों को कैसे संपर्क करेंगे, कैसे बिहेवियर करेंगे कि ताकि वो खुश रहें आप। क्योंकि आप अगर सिंगिंग में, एक्टिंग में है तो भी आपको जनता पसंद करे, तभी आप आगे बढ़ सकते हम्म, हैं। हम्म, और पब्लिक राजनीति में तो उसका ज्यादा ही महत्व है। अब राजनीति में यह है कि आप 5-5 साल पे टेस्ट किए जाते हो, हाँ, और उधर में आपको हर महीने टेस्ट होता है। आपकी जब भी फिल्म आ रही है, नया एल्बम आ रहा है, तो आपका टेस्टिंग है। इसलिए हम लोग जनता से बहुत ज्यादा दूर नहीं रह सकते। ऐसा मतलब हमें लगता है कि रोज जनता को प्रभावित करना है, हम्म, तो वो अच्छा काम आ रहा है। हम्म। हाँ, आई एम श्योर कि आप मतलब फिर इंस्टाग्राम सोशल मीडिया से कनेक्ट रहते हैं अपनी ऑडियंस के साथ, या हाउ इज दैट? अब ये तो देखिए बहुत सारे साधन हैं, हम्म, और इसके बाद भी जनसंख्या इतनी है कि आपको सबसे कनेक्ट रहना हम्म, बहुत मुश्किल है, जब तक आप अच्छा चीज दे रहे हो। हम्म, अगर कोई बुरी चीज आ गई, फिर कनेक्ट करने की जरूरत ही नहीं हो, तो ऐसे ही हवा की तरफ फैल जाएगी। हम्म, हम्म, लेकिन अच्छी बात को फैलाने के लिए बहुत मेहनत करना है। सोशल मीडिया पे भी जाते हैं, ट्विटर, फेसबुक हम्म, ज्यादा बड़ा साधन है। हम्म। ट्विटर में तो मैक्सिमम थोड़ा इम्पोर्टेंट लोग हैं, बट इंटेलेक्चुअल क्लास ज्यादा है ट्विटर हाँ, पे, आम इंटेलेक्चुअल, आदमी थोड़े कम है। हाँ, ट्विटर पे हमने महसूस किया है कि उसमें इंटेलेक्चुअल क्लास ज्यादा है, क्रिटिक्स ज्यादा है हम्म। उसमें वॉर कि जोन कहते हैं ना ट्विटर को। हाँ। तो फेसबुक पे अपनी जो फॉलोइंग है वो बहुत अलग, हम्म, अ, उसका रिस्पॉन्स रहता है, और उससे ही हम लोगों को अपना पता चल पाता है रियल। हम्म, क्योंकि ट्विटर पे तो सबका, मैक्सिमम लोगों का अपना एजेंडा है, बिल्कुल। तो उसमें भी ट्विटर को हम लोग वैसे अनुमान तो, रुझान तो मिल जाता है, हम्म, लेकिन अब हम लोग तो 1-to-1 भी मिलते हैं। अभी भी जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो हमारे वीडियो ऑफ हो गया। क्या हो जा रहा है, बीच बीच में चला जा रहा है। हम्म।
तो हम लोगों से मिलने के लिए सोशल मीडिया के अलावे हम लोगों को तो डायरेक्ट लोगों से मिलना होता है। अभी 14 अगस्त की पूर्व संध्या पे हमने कवि सम्मेलन कराया, उसमें सोशल डिस्टेंसिंग के साथ 150 लोगों को बुलाया। और अभी नागरिक कोरोना योद्धाओं का सम्मान कर रहे हैं, जिन्होंने जान हथेली पे लेके लोगों की सेवा करी है, जबकि वो नागरिक थे, वो कोरोना योद्धा नहीं थे। तो ऐसे लोगों से भी मिलना होता है। आप जैसे लोगों से बात करके हमारी बात बहुत दूर तक पहुंचती है, ये भी एक बड़ा साधन है। तो हर जहां से भी हम लोगों से कनेक्ट हो सके हैं, हम लोग वो कोशिश करते हैं। तो मनोज जी, अनदर थिंग हम मतलब इंडिया और इंडियन पीपल के साथ देखते हैं कि हम अभी भी एक कॉलोनियल हैंगओवर के अंदर है। मतलब हमें वेस्ट की चीजें ज्यादा अच्छी लगती हैं। इंग्लिश में बात करो तो ओ यू आर लुक्ड अप एट, द काइंड ऑफ क्लोथ्स दैट यू वेयर। लेकिन आपने अपने मतलब आर्ट के थ्रू, जैसे भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री है, उसको आपने रिवाइव करा है। सो देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स जो मुझे लगता है कि हमारे कल्चर के अंदर जो बहुत अच्छी हैं, जो इग्नोर हो जाती हैं क्योंकि हम इतना फोकस बाहर की चीजों को कभी कभी दे देते हैं। तो आपके हिसाब से आपको क्या लगता है कि एज कॉमन पीपल हम क्या स्टेप्स ले सकते हैं टू इंश्योर कि हमारे कल्चर और हमारे आर्टिस्टिक फॉर्म्स कंटिन्यू करें जो डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स के हैं, बिकॉज यू वर्कड इन डिफरेंट इंडस्ट्रीज। मैं भी सहमत हूँ आपसे कि बाहर की ऐसी मॉडर्न चीजों का जो भी लोगों के ध्यान में आता है, दुनिया ग्लोबल हो गई है, तो लोग उसमें ज्यादा इंटरेस्ट ले लेते हैं। लेकिन मैंने जो किया भी है जीवन में कि आप अपने गांव वीडियो ऑफ हो गया। अभी मेरी आ रही है ना? हाँ जी, अब आ रही है वापस। तो मेरी कोशिश ये रहती है कि आप अपने गांव और रीजन की चीजों को समझिए और लोगों में उसका महत्व समझाइए, अगर आप कैपेबल हैं, समझा सकते हैं। ये अंधी दौड़ जो है ना पाश्चात्य कल्चर के प्रति, वो ठीक नहीं है। हो सकता है कुछ वहां भी अच्छा हो, लेकिन कोई तो बात है ना हमारे यहाँ की, हम लोग एक सभ्यता हैं, और जो जो हमारी जो भारतीय संस्कृति परंपराएं हैं, वो बहुत लंबे समय से, कई आक्रमण के बाद भी, कई आक्रांताओं के बाद भी हम अपनी जगह पे खड़े हैं। तो उसमें कुछ हमारे ऐसे रिचुअल्स हैं, रीति रिवाज हैं, संस्कार हैं जो हमें मजबूत रखे हुए हैं। उसी का एक स्वरूप है फोक, रीजनल। तो उसको अगर हम नहीं समझेंगे तो अमेरिका का या लंदन का या फ्रांस का लोकेलिटी क्या है, वो हमारे यहाँ से कैसे मैच हो सकता है? तो केवल कोई जानकारी मिले तो वो स्टाइल ही नहीं, बल्कि वहाँ की ज्योग्राफिकल बातें भी बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। इसलिए हमें आज जैसे प्रधानमंत्री जी ने एक बात कही ना कि बी वोकल फॉर लोकल, तो हमने शुरू से वही किया। हम तो अपने गांव के सबसे नजदीक जो माँ का मंदिर था, उनका हमने गीत गाया और मैं स्टार बन गया। हमारे गांव के सब पास में जो बड़े भाई और छोटे भाई की पत्नी का रिलेशन क्या होता है, हमारी पत्नी का हमारे बड़े भाई से क्या रिश्ता है, उसको कैसे देखते हैं, इसको समझ करके हम लोगों ने बहुत सारी बातें लिखी और गाई हैं। तो वो लोगों को पसंद है। आज कोरोना संकट में हमें आयुर्वेद ही काम आया है ना। आप देखो, जिसको देखो काढ़ा पी रहा है, जिसको देखो वो लौंग इलायची किसका सेवन कर रहा है। और अब तक जब जीवन पे बन आई तो हमारा ही औषधि काम आया।
मैं मानता हूं कि जो जहां पैदा हुआ है, ईश्वर ने कुछ सोच के वहां भेजा है, उस कल्चर को, उस रीत रिवाज को, जो कि अच्छी तरह पूरे नेशनल लेवल पे या वर्ल्ड लेवल पे किताबों में नहीं है, उसका उसका पालन होना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। अब सब कोई हिंदी गाना गाएगा तो कैसे काम होगा? कुछ लोगों को रीजनल भी तो गाना चाहिए। मैंने अपना वही तरीका अपनाया। तो ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, उसमें जो ये फोकस है वोकेशनल स्टडीज का, आपको लगता है इससे आर्टिस्टिक टैलेंट्स और कल्चर प्रिजर्वेशन का बढ़ावा हो सकता है? आपकी आवाज चली गई थी, फिर पूछिए। मैंने पूछा कि जो ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, उसका जो फोकस है वोकेशनल एजुकेशन पर, आपको लगता है कि इससे आर्टिस्टिक टैलेंट्स और कल्चर प्रिजर्वेशन को बढ़ावा मिल सकता है? हाँ, मैं ये मानता हूँ कि इसमें जो वोकेशनल ट्रेनिंग्स हैं और उसमें जो हम हर रीजन की अपनी कुछ खास चीजों का प्रशिक्षण लेंगे, तो उससे हमें ज्यादा आसानी होगी। वरना पता चले हम पढ़ लिख के बहुत बड़ी डिग्री ले ली और हम अपने को ही, अपने क्षेत्र को ही नहीं जानते। अपनी जो हम लोगों की ऐसी कई खासियत है जिसका स्पेशलिस्ट हम बन सकते हैं, वो नहीं किया। तो मैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी में बहुत सारी ऐसी चेंजेस है जो कि अभी आने वाले युवाओं को स्टडी करना चाहिए और उसको अपने जीवन में लाना चाहिए। तो मनोज जी, कोरोना वायरस के टाइम में ऑब्वियसली सब लोग बहुत बुरी तरह अफेक्ट हुए हैं, बट आर्टिस्ट ने भी बहुत सफर करा है। रूरल आर्टिसंस, परफॉर्मिंग आर्टिस्ट, जो स्मॉल परफॉर्मिंग आर्टिस्ट है, क्योंकि सारे कॉन्सर्ट्स कैंसिल हो गए हैं, म्यूजिकल प्रोडक्शंस कैंसिल हो गई, और नियर फ्यूचर के अंदर भी सेम कैपेसिटी के अंदर बिकॉज ऑफ सोशल डिस्टेंसिंग शायद ये चीजें नहीं हो पाए। तो इस घड़ी में आपको क्या लगता है कि आर्टिस्ट कर क्या सकते हैं अपनी स्किल्स बढ़ाने के लिए, और आपको क्या लगता है कि गवर्नमेंट कर सकती है उनको सपोर्ट करने के लिए? देखिए, ये समय तो ये प्रॉब्लम हर आर्टिस्ट को है। वो चाहे अमिताभ बच्चन जी हो या मनोज तिवारी हो या फिर रितेश पांडे हो, कोई भी हो, या फिर बिल्कुल स्ट्रगलर कोई लड़का हो, या किसी भी क्षेत्र में। तो मेरा ये मानना है कि पहले तो प्राण बचाना जरूरी है ना, स्वस्थ रहना जरूरी है ना, और इस समय को अपने रियाज के लिए उपयोग करना चाहिए। क्योंकि जितने आर्टिस्ट हैं सभी लोगों को, अच्छे अच्छे लोगों को रियाज करने का समय नहीं मिला है। तो आइए इसमें हम लोग अपनी जो हर कोई भी विधा हो, उसमें अपने को ज्यादा शार्प करते हैं, ये बहुत जरूरी है। और जहां तक रोजी रोटी का सवाल है, तो कलाकारों के सामने एक बड़ी समस्या है, क्योंकि और लोगों की कुछ तो दुकान और मॉल खुल भी रहे हैं, लेकिन अभी परफॉर्मेंस तो हो ही नहीं रही है। तो अभी संकट को तो झेलना ही पड़ेगा। मैं समझता हूँ 2 महीने की और बात है वो, और इसमें बहुत सावधानी रखनी है, पैनिक नहीं होना है, घबराना नहीं है। क्योंकि वो कभी कभी हम देखते हैं ना, क्रिकेट मैच होता है तो अचानक स्लॉग ओवर में सारी टीम भरभरा के गिर जाती है। तो अभी ये स्लॉग ओवर चल रहा है इस समस्या का, इसमें अपने को बचा लेना है, और आगे इंडिया बहुत अच्छे से निकलेगा और कलाकारों का बहुत अच्छा समय आने वाला है। क्योंकि इतना समय तक लोग कुछ नहीं सुने, तो जैसे शुरू होगा ना, बहुत तेजी भी आएगी। बहुत लोग मैंने देखा है कि जो स्मॉल म्यूजिशियंस हैं, क्योंकि सोशल मीडिया से ही अब सब कुछ हो रहा है,
तो उन्हें बहुत बार फ्री परफॉर्मेंस के लिए इन दिस टाइम बोलते हैं। तो आपका क्या ख्याल है कि इज दैट अ थिंग? क्योंकि दो आर्ग्यूमेंट्स है, एक बोलते हैं कि एटलीस्ट आपको प्लेटफॉर्म मिल रहा है अपनी आर्ट दिखाने का, बट द अदर इज कि अगर आप किसी और से काम कराते तो उनको तो पेमेंट मिलती, बट एज एन आर्टिस्ट यू थिंक दैट द प्लेटफॉर्म इज इनफ एज रेन्यूमरेशन। तो आपको क्या लगता है कि ऐसा करना चाहिए यंग आर्टिस्ट को, या रिफ्रेन करना चाहिए इस चीज से? मुझे लगता है इस समय ना ट्रेनिंग में शामिल हो जाना चाहिए। जैसे भाई जो सीखने वाले बच्चे हैं उनके लिए तो ये समय अच्छा है, लोग हैं वो किसी को सिखाएं। मैं समझता हूँ वो प्रपोजल रखेंगे तो उनको 2 पैसे का फायदा भी होगा और उनका ये समय बहुत यूजफुल होगा। हमने कई लोगों को लगाया है, मैंने कई ऐसे लोग जो अच्छे सिंगर्स थे, इस समय दिल्ली में भी हमने 4-5 लोगों को ट्रेनिंग में किसी को सिखाने के लिए लगाया। तो ये अपने अपने स्तर पे एफर्ट होना चाहिए। म्यूजिशियंस के लिए बोल रहा हूँ कि लोगों में सीखने की बहुत ललक है। एक तबला वादक, एक बांसुरी वादक, एक सरोद वादक, एक ढोलक वादक, एक सिंथेसाइजर वादक, वो इस बात से परेशान हो जाए कि हाय राम अब कैसे करें, हमारा तो कोई परफॉर्मेंस नहीं हो रहा है। इससे बढ़िया अपने मोहल्ले में ही ढूंढे 5-10 लोगों को कि मैं सिखाना चाहता हूँ। आप देखिएगा उसका रेपुटेशन भी बहुत अच्छा होगा और उसको थोड़ा आर्थिक फायदा भी हो सकता है। That's a very good point. मनोज जी, टुवर्ड्स द एंड मेरे को आपसे एक सवाल पूछना है कि एज एन आर्टिस्ट एंड एज अ पॉलिटिशियन आपको दोनों में ही बहुत लोगों से प्यार मिला है, बट एट द सेम टाइम बिकॉज ऑफ द नेचर ऑफ द प्रोफेशन, क्योंकि ये सिर्फ लोगों की परसेप्शन पे डिपेंड करता है, क्रिटिसिज्म भी आपको सहना पड़ता है बोथ एज एन आर्टिस्ट एंड अ पॉलिटिशियन। तो आपका क्या सुझाव है उन बडिंग म्यूजिशियंस, आर्टिस्ट, राइटर्स के लिए जो एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म से डिस्करेज हो जाते हैं? आप कैसे हैंडल करते हैं अपने क्रिटिसिज्म को, और आपके क्या मतलब एडवाइस क्या है उन लोगों के लिए जिनको मिलता है कभी कभी? देखिए, एक तो अगर क्रिटिसिज्म होता है तो समझिए कि आप अच्छा कर रहे हो। क्रिटिसिज्म कभी भी अननोन या बिल्कुल जिसको कोई जानता ही नहीं उसका क्रिटिसिज्म क्या होगा। क्रिटिसिज्म हो रहा है, इट मीन्स कि आप कुछ लोगों में अच्छी चर्चा में हो और कुछ लोग आपसे जल रहे हैं। या तो एक क्रिटिसिज्म हो सकता है कि भाई हम किसी को मानते हैं लेकिन चाहते हैं उसमें 1-2 कमियां हैं वो ठीक हो जाए। तो क्रिटिसिज्म को सुनना जरूर चाहिए और अपनी वैल्यूएशन करनी चाहिए कि इसमें कितना दम है। मैं सेम थिंग सभी म्यूजिशियंस के लिए, सब बड़े सिंगर्स के लिए या जो मिडिल क्लास सिंगर हैं उनके लिए भी, और इवन जो पॉलिटिक्स में उनको भी सेम ही बात कहूंगा। क्रिटिसिज्म बहुत अच्छी बात होती है। क्रिटिसिज्म शुरू हो गया इसका मतलब समझ लो कि आपका सितारा धीरे धीरे उठने लगा। लोग इग्नोर नहीं कर सकते आपको, इग्नोर नहीं कर सकते। या तो आप सुनोगे या तो आप बुराई करोगे, इग्नोर नहीं कर पाओगे। तो इसको एंजॉय करना चाहिए। लवली। अंत में अगर आपके पास कोई भी संदेश है भारत के नौजवानों के लिए, दिल्ली के लोगों के लिए? देखिए, मैं लास्ट में ये बोलना चाहूंगा कि कोरोना संकट बिल्कुल बड़ा ही एक सदमा रहा, लेकिन कोरोना में कई पॉजिटिव बातें भी हुई। उस पे हम लोगों को थोड़ा सा चिंतन करना चाहिए। नदियां साफ हुई क्योंकि फैक्ट्री बंद थे, हवा साफ हुई क्योंकि गाड़ियां बंद थी, वातावरण बहुत अच्छा हुआ। अगर पूरे देश में आप डेथ रेट देखेंगे तो डेथ रेट कम हो गई, क्योंकि कई लोग जो सड़कों पे मरते थे उसमें कमी आई है, रोड एक्सीडेंट्स में। कुछ लोग जो जहरीली हवा से मरते थे, दमे से, अस्थमा से,
उन लोगों में कमी आई है। तो क्यों ना हम इस पर विचार करके उन सारी चीजों को जो हम ही करते हैं, हम ही ने हवा गंदी की, हम ही ने पानी गंदा किया, हम ही अपनी गलत ट्रैफिक से, ड्राइविंग से हम अपने को खतरे में डाले, इस पर विचार करें। आज ये कोरोना ये बता रहा है कि अगर हम सावधान रहें तो इन प्रकृति को भी बचा सकते हैं और अपने को भी कई खतरों से बचा सकते हैं। इसका चिंतन करेंगे तो बहुत सारे रास्ते निकलेंगे, जिसमें आपको लगने लगेगा कि हर साल 1 महीने का लॉकडाउन होना चाहिए। नहीं, आप बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि आई थिंक ऑफन हमें एटलीस्ट एनवायरनमेंट के साथ, और दिल्ली के लोग जो इतनी मतलब पुअर एयर क्वालिटी के अंदर रहते हैं, आई डोंट थिंक हमें रियलाइज भी हुआ था कि ये पॉसिबल है इसको बेटर करना। यस, वेरी एंड वेरी टाइम से एटलीस्ट हमें रियलाइजेशन हो गया है कि अपने एफर्ट से आप बेटर कर कर सकते। सकते हैं अपने वातावरण को, which I think is very crucial for people to take action. थैंक यू सिमर, अच्छा लगा आपसे बात करके, फिर मुलाकात होगी। Thank you so much. Thank you. Bye bye.